2012 एजेंट लीमा ने नई दिल्ली स्थित एजेंसी के दफ्तर के गलियारों में कदम रखा। हवा में पुराने कागज की गंध और ज़रूरी बातचीत के दबे सुरों की गूंज थी। वह कर्नल सोबराज के अफसर की इस और बढ़ा भारतीय सुरक्षा तंत्र के अनुभवी अधिकारी सोबराज ने कारगिल की बर्फीली चोटियों से लेकर पूर्वोत्तर के उग्रवाद में ग्रस्त जंगलों तक अपने जवानों के नेतृत्व किया था। एजेंसी में उनका स्थानांतरण सहज ही रहा। राजनीति सोच और जंग में मैदान के अनुभव उन्हें एक अनमोल नगीना बना दिया था। आतंकवाद को रोकने से जुड़े अभियानों में एजेंसी की भूमिका बहुत महत्व रखती थी। वह विदेशी आतंकवाद हलचलों पर नज़र रखते हुए उन्हें विफल करती थी। एजेंसी गुप्त अभियान चलाने के अलावा भारत की सामरिक संपत्तियों की रक्षा करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों की खुफिया सहायता देती। इसके साथ ही यह विदेशी एजेंसियां घुसपैठ रोकने के लिए काउंटर एजेंसी इंटेलिजेंस से जुड़ी थी। पिछले वर्षों के दौरान कर्नल सुबराज ने एजेंसी के लिए असंख्य गुप्त अभियान चलाए, जिनमें प्रत्येक पिछले अभियान से कहीं अधिक जटिल था। 2006 में उन्होंने एक गुप्त अभियान चलाया जिसमें आतंकवाद नेटवर्क में घुसपैठ शामिल थी। दुश्मनों के इलाके में घुसकर किसी भी तरह संदेश पैदा किए बिना जरूरी इंटेलिजेंस निकालने की योग्यता के कारण ही उन्हें द पेंटम कहा जाता था। वही दूसरी अलग लीमा और प्रशिक्षित एनएसजी कमांडो था जिसे एजेंसी में नियुक्त किया गया था। एनएसजी की स्थापना 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद भारत में आतंकवाद से निपटने और बहुत अधिक जोखिम से घिरे वीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष बल की आवश्यकता तेजी से महसूस हुई। एनएसजी जर्मनी के GSG-9, इजराइल के मोसाद और शायरेट मटकाल के मॉडल पर बनाया गया। यह एक फेडरल कंट्रीजेंसी तैनाती बल के रूप में था, जिसका उद्देश्य यही था कि गंभीर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से निपटा जा सके, जिनमें आतंकवाद विरोधी अभियान, विमान अपहरण और बंधक मुक्त ऑपरेशन शामिल थे। लीमा ने कमरे में एक कदम रखा तो देखा सोबराज कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। उनके सख्त चेहरे पर असंख्य निशानों की रेखाएं अंकित थीं। एजेंट लीमा, कर्नल सोबराज ने कहा। उनकी आवाज़ बहुत गहरी और गंभीर थी, जो अपनी ओर पूरा ध्यान चाह रही थी। बैठो। लीमा सीधा तन कर बैठा। हमें एक नए मिशन पर काम करना है, सोबराज ने कहा। हमारी सीमा के उत्तरी छोर पर चल रहे फर्जी करेंसी नेटवर्क को तोड़ दो। वे रुकें। इस ऑपरेशन को ISI का समर्थन मिला हुआ है। वे हमारी अर्थव्यवस्था को नकली नोटों से लगातार भर रहे हैं। एक और विराम। आर्थिक युद्ध। ISI पाकिस्तान की प्रमुख खुफिया एजेंसी थी, जिसकी स्थापना 1948 में देश की सेनाओं के बीच मिलिट्री इंटेलिजेंस के आपसी तालमेल के लिए की गई थी। समय के साथ ISI एक शक्तिशाली संस्था के रूप में सामने आई, जिसने पाकिस्तान में और व्यापक भू-राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा असर डाला। लीमा अच्छी तरह जानता था कि ISI नेपाल में हर महीने 100 करोड़ रुपए की नकली मुद्रा भारत में भेज रही थी। 2010 तक यह दावा किया गया था कि भारत में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की नकली मुद्रा प्रचलन में थी। ये नकली नोट आमतौर पर इतनी अच्छी क्वालिटी के होते थे कि ये आसानी से आर्थिक व्यवस्था में घुल मिल जाते। इनकी वजह से अर्थव्यवस्था को भारी हानि हो रही थी। रिपोर्टों के मुताबिक भारत में मिलने वाली नकली करेंसी लगभग 30% ISI के ऑपरेशनों की ही देन थी।
इसके अलावा इंटेलिजेंस का अनुमान था कि नकली नोटों के फैलाव से कालाबाजारी के लेन देन में भी 20% की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट आई थी। आईएसआई और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां खास तौर पर रॉ के साथी दुश्मन का इतिहास 1947 के भारत विभाजन से जुड़ा था, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान अलग देश बने। ऐतिहासिक और क्षेत्र संबंधी विवाद, खासतौर पर कश्मीर जैसे मामलों ने वर्तमान संघर्ष हमेशा हवा दी। कर्नल शुभराज ने अपनी मेज से एक मोटी फाइल उठाकर लीमा की और खिसका दी। लीमा ने उसे उठाकर बारीकी से तैयार की गई रिपोर्ट और तस्वीरें देखी। इंटेलिजेंस के ब्यूरो पर नज़र दौड़ाई। हर पन्ने से पता चला था कि ऑपरेशन कितना मुश्किल था। छल कपट और जोखिम की परतों पर परतें। तुम्हारा मिशन, सोमराज बोले, यही होगा कि तुम इस सांप का फुन कुचल दो। नकली नोटों के इस नेटवर्क को तोड़ना ही होगा। लीमा ने सिर उठाकर कर्नल शुभराज की गहरी आंखों में देखा। मिशन का कोड नेम रखा ऑपरेशन मोनोपाली। यह एक बोर्ड गेम का नाम था, जहां आर्थिक दबदबा पाने के लिए नकली नोटों की मदद ली जा रही थी। हालांकि यह ऑपरेशन असली दुनिया की जोखिम से घिरा था। यह एक ऐसे नेटवर्क को तोड़ने जा रहा था जिसने पूरे बाजार नकली नोटों की बढ़ा रखी थी। तुम्हारा पहला काम अल्मोड़ा जेल में है, शुभराज ने कहा। उस जेल में एक आदमी बंद है, उसके बारे में सब फाइल में लिखा है। उसे काफ़ी सारे नकली नोटों के साथ पकड़ा गया। छोटी मछली है, पर समंदर की बड़ी मछलियों से उठती बैठती है। उसका भरोसा जीतो, यही हमें बड़े खिलाड़ियों तक ले जाएगा। एजेंट लीमा कई मुश्किल हालात के बीच काम कर चुका था, पर ऐसा पहली बार हो रहा था कि उसे काम सिलसिले में जेल में रहना पड़ा। अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1872 में हुई। स्वतंत्रता से पहले युग के स्वतंत्र सेनानी जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भी अंग्रेज ने ऐसी जेल में रखा था। हालांकि देश के आज़ाद होने के बाद बहुत कुछ बदल गया। देश दुश्मन भी बदले, पर दुश्मनों का सफाया आज भी एजेंसी की जरूरी नीतियों में एक था, जिसका वह गंभीरता से पालन करती थी। लीमा ने सारी जानकारी ली, बारीकियों को समझाया, जिसमें छिपे खतरों में भी अनजान न रहा। अल्मोड़ा जेल कुख्यात अपराधियों से भारी थी, जिसमें घुसपैठ करना आसान काम नहीं था। शुभराज खिड़की के पास जाकर दिल्ली शहर के बिस्तर को निहारने लगे। हमारे देश में हर नकली नोट अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट है, वो बोले। हमें इस बंद करना होगा। लीमा उठा और फाइल हाथों में थाम ली। कर्नल शुभराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। यह एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण मुद्रा थी। लीमा ने उनका हाथ कसकर थामा और उसे उस वादे से बोझ कर महसूस किया जो उन दोनों के बीच बिना शब्दों के लिए लिया जा रहा था। जैसे ही लीमा ऑफिस से निकला, वह अपने काम की गंभीरता और भार से घिरा चुका। लाल मोहम्मद और आईएसआई के खिलाफ जंग का ऐलान हो गया और एजेंट लीमा इस खुफिया जंग में मोर्चे पर डटा था। 2 हवलदारों ने एजेंट लीमा को घेरा और अल्मोड़ा जेल की बैरक नंबर 12 में ले जाने लगे। गलियारों में उनके बूटों की आवाज़ गूंज रही थी। अल्मोड़ा जेल, जैसे औपचारिक तौर पर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जेल कहा जाता था, यह उत्तराखंड में स्थित उस इलाके की पुरानी जेलों में से थी। यह घने जंगलों और पहाड़ियों इलाकों की घिरी थी, इसलिए आम आदमी और भी कटी हुई थी।
एजेंट लीमा ऑपरेशन मोनोपाली से जुड़ी फाइल को गहराई से याद कर लिया था। 2009 से 2012 के बीच राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NSC-RIRB ने 17 लाख अधिक नकली भारतीय मुद्रा नोटों को जब्त करने की रिपोर्ट दी थी, जिनकी कुल कीमत लगभग 78 करोड़ रुपए थी। RBI, CBI और NI सहित अनेक भारतीय एजेंसियां नकली मुद्रा के प्रसार को रोकने के लिए मिलकर काम कर रही थी। 2010 में स्थापित NIA के टेरर फंड एंड फेक करेंसी सेल TFC ने भी इस मामले में अहम भूमिका निभाई थी। अल्मोड़ा जेल में लीमा का प्रवेश भी इसी विशाल योजना का एक हिस्सा था, जो देश के दुश्मन को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। लीमा को दीपक गुप्त बना आदमी दोस्ती करनी थी। उसे बहुत सारे नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जड़ों काठमांडू और इस्लामाबाद तक जाती थी। हवलदार लीमा को एक कोठरी के पास ले गए और दरवाज़ा खोला। अंदर चल, उसमें एक बोला। लीमा कोठरी अंदर चला गया। हवलदार मुड़े और कदम ताल करते हुए आगे निकल गए। धीरे धीरे उनके बूटों की आवाज़ तक आनी बंद हो गई। लीमा ने खुद एक कोठरी पाया, जिसके एक कोने में कैदी सिमटे हुए ही तक रहे थे। वह उनकी ओर डगमगाते हुए बढ़ा, चेहरे पर दुष्टता भरे भाव ले आया। उनमें से कौन ISI जानता है कि दीपक गुप्त किधर है? वह चिल्लाया। कोई कुछ नहीं बोला। वो आंखें फाड़ एक दूसरे को देख रहे थे। लीमा की अकड़ और बात करने के तरीके ने अच्छा रौब डाला। चुप्पी बनी रही। आखिर में एक लड़का खड़ा हुआ और किसी तरह बोला, बैरक नंबर 15। लीमा ने उसी को गर्दन घुमाई। उसने उंगली हिलाकर लड़के को आगे आने का इशारा किया। कैदियों के पीछे हटकर उस लड़के के आगे आने का रास्ता दिया। लड़का लड़खड़ाते हुए आगे आया। लीमा को गुप्त से जुड़ी हर बात बता दी। वो जानता था वह कब उठता था, किस समय सैर करने जाता था और अल्मोड़ा जेल उसके दोस्त और दुश्मन कौन कौन थे। दीपक गुप्त की हिस्ट्री सीटर था, जिसे यूपी पुलिस ने रानीखेत से उठाया था। वह नकली नोटों से काम जुड़ा हुआ और भारतीय बाजार को नकली नोटों से भरने ISI ऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना गया। उसकी जमानत पर भी जल्दी ही विचार होने वाला, इसलिए लीमा के पास अपनी कार्रवाई के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था। वहीं दूसरी ओर एजेंट लीमा को बैरक नंबर 12 में रखा गया, जिसमें छोटे मोटे कैदियों को रखा जाता था। लीमा को जेल में सारा हिसाब किताब समझाने और दूसरे कैदियों के साथ घुलने मिलने में 3-4 दिन लगे। उसने यह कुछ कैदियों को जेल के मैदान में सिगरेट खिलाने का चस्का था और गुप्त में उनमें एक था। लीमा भी एक बार वही जाने लगा। एक दिन वह मैच में शामिल हुआ, जिसमें बल्ला लिया और हाथ में बिल्लों से बने बैट का महसूस किया, जिससे गेंदबाज गेंद फेंकने का इंतजार किया। जब गेंद उसकी ओर आई तो उसने बल्ला घुमाया। गेंद दूर जा गिरी। स्क्वायर कट। दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ाई। दीपक गुप्त बाज जैसी नज़रों वाला भारी शरीर का आदमी था। इसके बाद उसकी बारी आई। लीमा ने देखा कि वह उसकी इज्जत कर रहा थे। गुप्त के पहले गुप्त शॉट दमदार रहे। गुड शॉट। लीमा के गुप्त ध्यान अपनी ओर खींचा। ब्रेक के दौरान लीमा ने उसी दल के साथ बैठकर जेल की मोटी चपातियों और दाल खाई। वह इधर उधर की बातें करते हुए बोलने से ज़्यादा सुनने की कोशिश में था। गुप्त नए कैदी शिष्टता और हुनर से प्रभावित हुआ और
अपमानपान दिखाने लगा। एक दोपहर जेल के बाद लीमा और गुप्त बरामदे की टूटी सीढ़ियों पर बैठे थे। उनके सिर पर आकाश में ढलते सूरज की लाली दिख रही थी। गुप्त लीमा ने एक बीड़ी दी। लीमा से सुट्टा मारा। हवा में धुएं की गुब्बार उमड़ने लगा। तुमने ऐसा खेल कहाँ से सीखा? गुप्त ने पूछा। लीमा ने कंधों झटके बार इधर उधर सो दिन हफ्ते में बदल गए। हर खेल के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती गई। लीमा जेल गुप्त के प्रोटीन आदतों पर, लोगों के पर उसके असर बारे में जाना और दीपक पर भरोसा करते हुए अपनी निजी जीवन के बारे में बताने लगा। जैसे ही उनकी दोस्ती बढ़ी, लीमा ने उससे उन अपराधों के बारे में जानना चाहा जिनकी वजह से दीपक जेल आया था। गुप्त ने खुद को एक निर्दोष नारी की तरह पेश किया। गलत समय पर गलत जगह पाया गया था, पर पुलिस कहती है कि तुम्हारे पास 70,000 के नकली नोट थे। लीमा ने टोह लेनी चाहिए। किसी ने मुंह से फंसाने की नीयत से दिए थे। गुप्त बोला, मुझे कोई अंदाज नहीं था कि वो नकली थे।